Hello, friends. Welcome to A2A Academy. I hope you all are doing good, and I am very happy to announce that A2A Academy is launching a comprehensive series on BPSC, जिसका नाम है टारगेट BPSC 69, जहां हम BPSC रिलेटेड टॉपिक ही कवर करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। चलिए जान लेते हैं ये टारगेट BPSC 69 में हम क्या क्या ला रहे हैं आपके लिए। सो जो सबसे 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 पहला जो टॉपिक हो जाता है वो होता है पॉलिटी। पॉलिटी जहाँ 20 से 22 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं श्योरली एकदम। हम आपके लिए पॉलिटी लेके आएंगे। फिर आएगा बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं BPSC वो जाके प्लीज़ देख लें। उसके बाद हम लाएंगे इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में तीनों पार्ट लेके आएंगे, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। प्लस इसके साथ साथ हम बिहार ज्योग्राफी भी करवाएंगे। बिहार ज्योग्राफी तो ऑलरेडी कवर हो गया। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो हो जाता है BPSC के लिए वो हो जाता है जनरल साइंस। यहाँ से तीनों सेक्शन, केमिस्ट्री हो या बायो हो या फिज़िक्स हो, तीनों मिला के एटलीस्ट 30 से 32 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर साल, और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे 9 और 10 क्लास की NCERT में बहुत अच्छे तरीके से दिए होते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक जो सभी बच्चों को नाइटमेयर देती है, जो कि है करंट अफेयर्स। ये कोई भी स्टेट PCS हो या UPSC हो या SSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। जिसका करंट अफेयर पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप है उसका एग्ज़ाम निकलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए हम लेके आए हैं 1 ईयर का करंट अफेयर्स क्लासेस, जो कि हम लास्ट ईयर अक्टूबर से लेके इस ईयर के अगस्त तक कवर करेंगे। हम वो लास्ट 1 ईयर या 10 मंथ्स आप मान लो उसका टॉपिक हम कवर करेंगे। और इन सब के बाद जो एक सेक्शन बच जाता है क्वांट्स का, वो एज़ यूजुअल मैं कराऊंगा क्वांट्स के लिए। इस क्लास का मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ टारगेट BPSC 69 के बारे में। और इस एक और मोटिव है कि मैं कुछ PYQs लेके आया हूँ आप सभी के लिए। जब हम लोग क्लास कर रहे हैं तो PYQ भी कर लेंगे। PYQ कर लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर PYQ है BPSC के, वो करके देखते हैं कि क्या लेवल होगा क्वांट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, A rectangle has an area 30 and perimeter 26, then its sides are, बहुत ईजी है। ये रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 2 इंटू L+B। इसको आप ऑप्शन से ही निकाल लोगे। मल्टीप्लाई करके 30 होना चाहिए और प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करके 26 होना चाहिए। ये भी 30 मिल रहा है, ये भी 30 मिल रहा है, ये भी मल्टीप्लाई करके 30 मिल रहा है, बट इन्हें प्लस करके कितना मिल रहा है 13, एंड 13 2 जा इस 26, जो कि पेरीमीटर का फॉर्मूला है। हमारा आंसर ये आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर लोगे। यहाँ पे देखो, आप 30 तो मिल रहा है, लेकिन ये दोनों का प्लस करके 11 मिल रहा है, और 11 इंटू 2 कितना होता है 22, जो कि पेरीमीटर नहीं है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके ये 30 मिल रहा है, बट ये प्लस करके 17 मिल रहा है। 17 इंटू 2 इज़ 34। दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत बेसिक आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। ए शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट 10% डिस्काउंट, चलिए 10% उसको डिस्काउंट दे दिया ऑन एन आइटम विथ मार्क प्राइस ऑफ 400 उसका मार्क प्राइस है, MP 400 है, इस पर 10% वो डिस्काउंट दिया। इफ़ ही चार्ज 10% GST देन द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम। डिस्काउंट 10% ऑन द मार्क प्राइस होता है। डिस्काउंट उसका कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 10% इंटू मार्क प्राइस ना,
मार्क प्राइस पे दिया जाता है। सो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो ख़त्म। सो 10 मतलब उसका डिस्काउंट है 40। सो अगर एमपी में से अगर डिस्काउंट माइनस कर दिया जाए तो हमारा प्राइस आ जाता है 360, जो कि 360 है। डिस्काउंट 10% डिस्काउंट करने के बाद हमारे पास 360 हो जाता है उसका प्राइस। बट इफ़ ही चार्जेस 10% जीएसटी, अब वो 360 पे 10% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो 360 का 10% कितना होगा? वेरी सिंपल, 360 का 10% होगा 36 होगा 10%। मैंने परसेंटेज क्लास में ऑलरेडी ये सब समझा दिया है कैसे निकाला जाता है। सो 360 में से और 36 प्लस करना होगा तो ये 396 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? चलिए, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, तो इसका हमें प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ऑल द साइड्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल होता है। लेकिन रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में ऑल साइड आर इक्वल होता है, ऑल साइड आर इक्वल होता है, बट दे आर नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री वो नहीं होता। सो एवरी स्क्वायर इज नॉट ए रोम्बस होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो 90 डिग्री होता है लेकिन रोम्बस तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉल्स होगा। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यस एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल में होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है वो, और 90 डिग्री होता है एंड द डायगोनल आर इक्वल। रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है स्क्वायर, जहाँ पे ऑल द साइड्स आर, ये देखो रेक्टेंगल इस होने के लिए क्या होता है? ये इक्वल होना चाहिए, ऑपोजिट साइड इसका इक्वल होना चाहिए, तो ये भी इक्वल है। यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री हो जाता है। सो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, सो ये तो सही है। एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। सो ये देख लेते हैं रोम्बस और पैरेललोग्राम का टॉपिक है। रोम्बस तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रोम्बस में दे आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होने के लिए, और ये तो रोम्बस का था, पैरेललोग्राम होने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है, द ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, द ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। सो यहाँ पे ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो यहाँ पे देख लेते क्या है, ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल। रोम्बस में क्या होता है कि ये वाला और ये वाला तो ऑब्वियसली इक्वल होगा क्योंकि चारों साइड इक्वल है, ये तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया तो फुलफिल कर दिया पैरेललोग्राम का, और दूसरा है कि पैरेलल होना चाहिए। सो यस एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, तो ये भी करेक्ट हो जा रहा है। सो इसका आंसर ये होगा, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। ये वाला फॉल्स पूछा गया है तो ये वाला होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रेशमा denotes 1/4 of her property to the charity and divides the remaining property equally among her 3 children. The part of property is children. देखो अभी पूरा कितना प्रॉपर्टी था? एक प्रॉपर्टी है, वो 1/4 जो कि ये है वो चैरिटी में उन्होंने दे दिया, ये चैरिटी में चला गया, तो उसके पास अभी 3 पार्ट बाकी है, और ये 3 पार्ट को एंड डिवाइड्स द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वली अमोंग हर थ्री चिल्ड्रन। तो कितना मिलेगा? एक को कितना मिलेगा? एक पार्ट मिलेगा, और एक पार्ट इस कितना होगा? पहले चार पार्ट था, चार मतलब 25% था, तो 25 से एक चला गया दूसरे के पास, और बाकी तीनों को 25 करके मिला है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सो 25% विल बी 25/100, दैट इज़ 1/4%। सो 1/4 होगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन, एम नंबर का एवरेज कितना है? n स्क्वायर। सो इसका सम कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करना होता है n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दैट ऑफ n नंबर का कितना है?
एम स्क्वायर, तो इसका भी टोटल कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर एन मल्टीप्लाई होता है एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम बाय टोटल नंबर। ठीक है, ये वाला एवरेज का फॉर्मूला है। सो देन द एवरेज ऑफ दोनों को प्लस कर दिया गया। सो दोनों को प्लस कर दिया, टोटल नंबर ऑफ एम ना, तो नीचे में एम प्लस एन टोटल होगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, एम को भी प्लस कर दिया और एन को भी प्लस कर दिया। तो यहाँ पे एम एन स्क्वायर प्लस यहाँ पर एम स्क्वायर एन। सो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हम एम एन ले सकते हैं, यहाँ पे एन बच जाएगा, यहाँ पर एम बच जाएगा। और सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एम एन बचेगा। तो ये जो बच्चे ने ये किया वो एकदम बिल्कुल सही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आ गया 149 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। दिस स्क्वायर, ये तो यहाँ हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये डायरेक्ट फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम पूरा ए पकड़ लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे इसको हम एक अगर मान लेते तो 598 प्लस 479 स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 598 इंटू 479। सो यहाँ पे इसे हमें प्लस करना पड़ेगा, इसे ये दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 077 होल स्क्वायर माइनस ये दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा ये दोनों को 98 था ना, तो ये दोनों को माइनस करके हमारे पास 119 आ जाएगा होल स्क्वायर और नीचे में 598 इंटू 479। अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे हमें फॉर्मूला लगा के ही करना होगा। सो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था ऑलरेडी। ए स्क्वायर माइनस बी, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए ये है और बी ये है। सो 1077 प्लस 119 ए इंटू बी इंटू 1077 माइनस 119। सो जगह कम हो गया यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर लेते। तो ये हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 1196 6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू और ये दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 817 और ये 9 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 598 इंटू 479। सो ये देखिए एग्जैक्टली 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जा रहा है और एग्जैक्टली 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जा रहा है। सो 2 इंटू 2 इज़ 4 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये है ये वाला 10 नहीं है। जो बच्चा ने पेपर भेजा है उसका सरासर ये गलत हो गया है। तो ये देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसको अगर फॉर्मूला लगा के आप करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा ये। नो डाउट थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है स्टेट पीसीएस इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए तो मेहनत करना ही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आपको ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। इक्वेशन बहुत ही बड़ा है ये, तो इसमें सिंपली आप इसको एक्स और वाई का वैल्यू खोजना है, तो बस आप इसको पुट करके ऑप्शन से ही आप मिला लोगे। तो जब ये एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा, सो ये 5 2 जा 10, ऑलरेडी 1085 हो जाएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन 2 लगा के देखते हैं। ऑप्शन 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 651 प्लस ये 2 लगा के देखें तो हमारे पास हो जाएगा 262। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 9, जो कि सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर आपको एक बार और चेकिंग करना तो इसमें भी आप लगा के देख लीजिए। ये 3 टाइम्स इससे होगा, 3 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा 393 और ये 2 टाइम्स इसमें हो जाएगा 2 टाइम्स, दैट मीन्स 434। सो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, 1 इन हैंड 8। सो
दैट इज़ बी करेक्ट है। आपको सॉल्यूशन इसको नहीं करना है, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ना ही एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ना ही क्रॉस मल्टी, इसको डायरेक्टली आप ऑप्शन से निकाल सकोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से आ चुका। टाइम एंड वर्क में मैंने ऑलरेडी कराया है टाइम एंड वर्क। अगर आप नहीं देखे अभी तक तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए। ये सब टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत करा के रखा है। सो मोहन कैन डू ए वर्क इन 25 डेज एंड सोहन कैन डू इस 20 डेज। तो इसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100। सो टोटल जो कि ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो एफिशिएंसी, मोहन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 और सोहन का एफिशिएंसी हो जाएगा 5। सो एक दिन में कितना काम कर रही है, 4 काम कर रहा है, और एक दिन में ये 5 यूनिट ऑफ काम कर रहे हैं। टोटल उन्हें करना है 100 काम। सो एक दिन में मोहन प्लस सोहन कितना काम कर रहा है, 4 + 5 दैट मीन्स 9 यूनिट इन 1 डे। एक दिन में 9 यूनिट दोनों मिला के काम कर रहे हैं। सो अभी चलिए क्वेश्चन पढ़ते। बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डे, दोनों मिला के 5 दिन काम करते। सो एक दिन में अगर 9 यूनिट काम हो रहा है तो 5 दिन में 5 × 9 दैट इज़ 45 यूनिट ऑलरेडी काम हो चुका है। आउट ऑफ 100 वी हैव डन 45 यूनिट ऑफ वर्क। सो रिमेनिंग वर्क इज़ 55 यूनिट वर्क हमें अभी करना है। हाउ लॉन्ग विल सोहन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना है 55, और ये सोहन था। सोहन का एफिशिएंसी एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 20 और 5 काम कर रहा है एक दिन में। सो एक दिन में अगर वो 5 काम कर रहा है तो टोटल काम उसको करना है 55, और एक दिन में वो 5 काम कर रहा है दैट इज़ 11 डे। अभी 11 डे। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िए। हाउ लॉन्ग विल सोहन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क पूछा उसने। रिमेनिंग वर्क तो 11 डेज में ही कर रहा है बस, तो ऑप्शन इसका 11 होगा। यहाँ पर जो बच्चे ने ये 20 मार्क्स टिक किया, उसने क्या सोचा होगा कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है। तो 11 डेज सोहन का और 9 और 5 डेज तो टोटल अगर पूछे तो वो 16 हो जाएगा टोटल। लेकिन सोहन को कितना लगा, सोहन को बस 11 दिन लगा रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो ये 11 होगा। अगर वहाँ पे अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जाता कि how long will it take for both of them to complete the work, not remaining to complete all of the work, then it would have been 16, but यहाँ पर remaining work पूछा इसलिए ये 11 days हो गया। ओके, सो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए आप, और क्वेश्चन में क्या क्या मांग रहा है बस हमें वो ही निकालना है। ओके, सो एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ गया। ओके, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट है, 60% प्लेस कैरम, 45% प्ले चेस एंड 10% स्टूडेंट प्ले नाइदर कैरम। कुछ नहीं खेलते। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेस ओनली चेस। ओके, सो यहाँ पे वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये हो गया कैरम और ये हो गया चेस। ओके, सो टोटल स्टूडेंट इज 80 में से हमें क्या पता करना है कि कितने लोग बस चेस ही खेलते हैं। सो अभी देखिए 10% जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10% कुछ भी नहीं खेलते, तो 80 में से 10%, 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। सो 80 - 8 इज 72, दैट मीन्स 72 बच्चे हैं जो कि आइदर चेस खेलते हैं या कैरम खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। सो हमें इसको ध्यान में रखना होगा 72। अब 80 में से 60% प्ले कैरम, 80 का 60% हो जाएगा 48। सो 48 प्ले कैरम, और 45% 80 का हो जाएगा, 80 का 45% हो जाएगा 36 जो कि चेस खेलते हैं। ठीक है, चेस खेलते हैं। तो अभी ये यहाँ हमें खोजना है कि क्या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु प्लेस ओनली चेस। तो एक बहुत ही बेसिक वाला फॉर्मूला था जो कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी था। ठीक है, ये 48 में तो खाली 2 चीज़ें, 48 में तो ओनली कैरम होगा प्लस बोथ कैरम एंड चेस वाले भी होंगे। सिमिलरली ये 36 में ओनली चेस वाले भी होंगे और बोथ
बोथ कैरम एंड चेस वाले होंगे, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल देते हैं। ए यूनियन बी कितना है, दोनों मिला के सब मिला के 72, और अकेला ए कितना है 48, प्लस अकेला बी कितना है 36, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों कॉमन खोजना है, बोथ ए एंड बी। सो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। सो ये कितना हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करें तो 72 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 84 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये उधर जाएगा वो उधर आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ 84 माइनस 72 दैट इज़ 12। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ये पार्ट हमारे पास कितना है 12 है। सो 48 से अगर हम 12 माइनस कर दें सो 36 आ जाएगा, जो कि ओनली कैरम खेलते हैं ये, ओनली कैरम। सो 48 टोटल था, जिसमें से 36 ओनली कैरम और 12 बोर्ड, तो दोनों मिला के 48 हो गए। सिमिलरली 36 चेस था, 36 में से 12 माइनस करेगा तो दैट इज़ 24। सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाता है 24। 24 ऐसे बच्चे हैं जो बस चेस खेलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। सो आई सपोज ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। द नंबर ऑफ वे इन विच 12 आइडेंटिकल पेन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू स्टूडेंट इफ ईच स्टूडेंट गेट एटलीस्ट 2 पेन। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, 12 पेन, 12 पेन है हमारे पास, और इसको 2 बच्चों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच ऑफ द स्टूडेंट गेट एटलीस्ट 2 पेन। एटलीस्ट 2 पेन मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, एक बच्चे के पास हमेशा 2 रहना ही चाहिए। सो हम कितने तरीक़ों से इसको अरेंज कर सकते हैं। सो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 0 और बी को 12 मिला, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि एटलीस्ट एक बच्चे के पास एटलीस्ट 2 होना चाहिए। सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, इसके पास 2 होगा, इसके पास 10 होगा। सिमिलरली इसके पास 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और फिर 10 होगा। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 8 7 6 5 4 3 2। हम 11 और 1 नहीं ले सकते, क्योंकि ये वायलेट कर जाएगा क्वेश्चन को, दैट ए स्टूडेंट शुड गेट एटलीस्ट 2 पेन। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 तरीक़ों से हम अरेंज कर सकेंगे 12 पेन को, विथ एटलीस्ट ईच स्टूडेंट गेटिंग 2 पेन। सो इसका आंसर भी 9 हो जाएगा। तो सो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं आ रहा है, बस हमें थोड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और करना होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही था क्वेश्चन। बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए किस टॉपिक को मैं कवर कराऊँ ये बीपीएससी सीरीज़ के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, और ट्विटर पे भी हमारा फॉलो करिए। थैंक यू।